कार्यालय या विभाग का नाम। स्थान, यही था ना। पत्र क्रमांक, और इसी पंक्ति में दिनांक, अगली पंक्ति में निविदा। हो गया? आगे बोलें। 4 वाक्य लिखाऊंगा पहले पैराग्राफ में। विषय इसमें नहीं आता, संदर्भ इसमें नहीं आता, सीधा मध्य भाग होता है, पत्र का मध्य भाग। ठीक है। 3 अनुच्छेद में 3 पैराग्राफ में इसे लिखा जाता है। पहले पैराग्राफ में निश्चित 4 वाक्य हैं, दूसरे पैराग्राफ में समय सारणी है, निश्चित है, कार्य का विवरण वगैरह रहेगा, तीसरे में शर्तें हैं, सब निश्चित है। बड़ा जरूर है लेकिन सबसे सरल है, हर बार पूछा जाता है। तोते के जैसे रटना है, जाकर लिखना है, हर बार पूछा जाता है। किस्मत बिल्कुल ही खराब हो तो बात दूसरी है, नहीं तो निविदा तो छात्र सीधे जाकर लिखते। 2018 के पेपर को छोड़ दो, हर बार निविदा पूछी गई है। ठीक है, तो निविदा पूछी ही जाती है, बहुत आसान सा। तो यहाँ से लिखेंगे आप, जहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मैं बोलते हुए चलूँगा, लिखेंगे। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर पर के बाद रिक्त स्थान छोड़ना है, पर के बाद रिक्त स्थान। ठीक है, कोष्टक में लिखेंगे के अधीन। अनुशंसा के आधार पर डैश 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 के अधीन, के द्वारा फिर मैं आगे बोलूँगा, उपयुक्त श्रेणी में, के द्वारा उपयुक्त श्रेणी में, उपयुक्त श्रेणी में के बाद फिर रिक्त स्थान छोड़ेंगे, मैं के बाद फिर रिक्त स्थान। उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार में पंजीकृत संवेदकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पंजीकृत संवेदकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार में पंजीकृत संवेदकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये पहला वाक्य निश्चित है, हर निविदा में लिखना है। इसमें जो हमने पहला रिक्त स्थान छोड़ा है, पहला रिक्त स्थान जो छोड़ा है, इसमें तो कार्यालय का नाम आता है। ठीक है, दूसरा जो रिक्त स्थान छोड़ा है उसमें कार्य का नाम आता है। हर बार यही परिवर्तन होगा, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी निविदा किस कार्यालय से पारित की गई है वह नाम तो यहाँ आ जाएगा, किस कार्य के लिए पारित की गई है वह यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। इस कार्यालय से सड़क निर्माण के लिए, फर्नीचर निर्माण के लिए, नीलामी के लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। तो ये तो कार्यालय का नाम आता है पहले वाले में, और दूसरे में क्या आता है कार्य का नाम, ठीक है। अब इसी पंक्ति में आगे लिखेंगे, पहली पंक्ति यही रहेगी, पहला वाक्य यही रहेगा हर निविदा में, ठीक है। लिखेंगे निविदा प्रपत्र, सीधे लिखते हुए चलो, पूर्ण विराम लगाओ फिर सीधा लिखो, निविदा प्रपत्र, जहाँ पहला वाक्य आपका खत्म हुआ वहाँ पूर्ण विराम लगाया, और उसी पंक्ति में आगे सीधा लिखते हुए चले गए, निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवा कर निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अद्दो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से अद्दो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से अद्दो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक रिक्त स्थान, दिनांक के बाद रिक्त स्थान तक किसी भी कार्य दिवस में, दिनांक के बाद रिक्त स्थान तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। ये दूसरी पंक्ति यथावत हर निविदा में लिखनी है। निविदा प्रपत्र वाली ये जो अभी आपने लिखी है, इसमें सिर्फ दिनांक परिवर्तित होगी जो हमने रिक्त स्थान छोड़ा है, और इसमें भी परिवर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि निविदाएं जो पारित होती हैं वे मार्च में होती हैं, ठीक है। तो मार्च में दिनांक डालनी है, कोई भी फिक्स कर लो, यही लिखनी है जाकर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे निविदा प्रपत्र को, पूर्ण विराम लगाओ, आगे सीधा लिखते चलो, निविदा प्रपत्र को पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा कराने की अंतिम तिथि अंतिम तिथि डैश 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 दोपहर 2 बजे तक होगी। दोपहर 2 बजे तक होगी। अब 2 को आप ऐसे लिख देना, ठीक है, ये समय को इंगित करता है। दोपहर 2 बजे तक होगी, ये तीसरा वाक्य यथावत लिखना है। सिर्फ दिनांक परिवर्तित होगी, नहीं होगी, क्यों होगी? पिछली दिनांक जो आपने लिखी है उससे 10 दिन अगली दिनांक लिख देना बस। कम से कम 10 दिन का समय दिया जाता है। ऊपर आपने जो परिभाषा लिखी थी उसमें ये पंक्ति हम लिख चुके हैं। तो पहली जो दिनांक आपने लिखी है उसके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद वाली दिनांक फिर लिख देना। तो पहले से ही निर्धारित कर लेना कि यही दिनांक लिखनी है, ठीक है। पूर्ण विराम आगे लिखेंगे, इसी पंक्ति में सीधा लिखते चलो। निविदा इसी दिनांक को शाम 5 बजे, निविदा इसी दिनांक को शाम 5 बजे संविदा धारकों के समक्ष, इसी दिनांक को शाम 5 बजे संविदा धारकों के समक्ष अद्दो हस्ताक्षरकर्ता के
कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। 4 पंक्तियां। ये हमारा पहला पैराग्राफ तैयार होता है। चाहे निविदा किसी भी कार्यालय से किसी भी कार्य के लिए लिखी गई है, आपको ये 4 वाक्य तोते के जैसे रटने हैं। ठीक है। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर फिर कार्यालय का नाम, इस कार्य के लिए पंजीकृत संवेदकों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठीक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक कितने तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। फिर निविदा पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक कितने 2 बजे तक होगी और इसी शाम को फिर 5 बजे खोली जाएगी, संविदाधारकों के समक्ष खोली जाएगी। ये 4 पंक्तियां रटनी है, सीधी जाकर टिकानी है, कुछ नहीं। पूछा भी जाएगा ये भी निश्चित है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक पैराग्राफ। अब नया पैराग्राफ तो 2 नंबर, नया पैराग्राफ है तो 2 नंबर। अब इसमें आप लिखेंगे कार्य का विवरण निम्न प्रकार है। 2 नंबर लिखो, कार्य का विवरण निम्न प्रकार है और डैश करके पंक्ति छोड़ो, डैश करके पंक्ति छोड़ो। अब देखो, क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है। इसके नीचे वाली पंक्ति में आ गए। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है, डैश करके वह पंक्ति छोड़ दी, उसके नीचे वाली पंक्ति में। ठीक है। कार्य का विवरण, कार्य बनाते हुए चलेंगे, कार्य का विवरण। ठीक है। अनुमानित लागत। ठीक है। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, कार्य अवधि, देखो 1 2 3 4 5 और 6 बातें याद हैं रखनी है बस। पहली क्रम संख्या, क्रम संख्या तो किसका क्रम संख्या होगा, जो कार्य है हमारे पास, कार्य का विवरण है। अब जो हम काम करवाएंगे तो उनमें अनुमानित लागत तो होगी कि इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। कोई भी हम काम करते हैं, घर में कोई मकान बनाना है तो हमारे अनुमान से 50 लाख में हमारा मकान बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही सड़क बनवानी है तो अनुमानित लागत जो भी है, ठीक, इसका 2% धरोहर राशि होगी। इसलिए अनुमानित लागत उतनी लिखना जिसका आप 2% आसानी से निकाल सकें। पॉइंट में लिख दिया 8.9 लाख, अब 2% निकालो, फिर वहीं गड़बड़ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो सीधा सीधा सा लिखना। ठीक है। निविदा शुल्क निश्चित है, 200 रुपये कर देना, 500 रुपये कर देना, फॉर्म तो इतने का ही मिलता है। ठीक है। और कितने दिन में कार्य पूरा कराना है वो लिख देना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जो भी है। ठीक है। तो ये कार्य का विवरण। पहला कार्य क्या है हमारा, अब हमको सड़क बनवानी है। हाँ, नहीं ऊपर वाली नहीं लगानी, ये तो याद रखने के लिए बताइए, ये वाली लगानी है क्रम संख्या में। ठीक है। ये स्थानों के नाम है ना। आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, पड़ोसी के गांव का नाम लिख देंगे। तक सड़क बनवानी है, इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है।
अब इसमें खर्चा कितना आएगा? 35 लाख रुपए हम अनुमानित बता रहे हैं, ठीक है। अब 35 लाख का 2% कितना हुआ? कितना हुआ? इतना ही तो हुआ। 35 दूनी 70, 2% ही निकालना है, निकाल लेंगे। फॉर्म कितने का लिया? और 5 माह में कार्य पूरा करवाना है। 5 महीने में कार्य हमको पूरा करवाना है, ठीक है। अब आओ, दूसरा भी काम ऐसा, 2 सड़क हैं, एक ही सड़क नहीं है, 2 हैं, तो वही। अब गांव के नाम बदल देना। तो अभी 8 किलोमीटर की है तो लागत कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी, ठीक है। कितना हो गया धरोहर राशि? ऐसे ही लिखना संख्या जैसे मैं लिख रहा हूँ, जिससे आसानी से आप निकाल सकें, ठीक है। फॉर्म वही 500 रुपये का, ये भी, ठीक है। और 7 महीने में पूरा करवाना है। हो गया? ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ। अब यहाँ दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हमको निविदा हमसे एग्जाम हॉल में पूछी गई और निविदा लिखने के लिए हमको एक ही पृष्ठ छोड़ा गया। तो एक पृष्ठ में तो निविदा नहीं है, आगे पीछे तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तो शर्तें बाकी है, तीसरा पैराग्राफ बाकी है, फिर हस्ताक्षर बाकी है, ये भी तो है। तो अब नहीं है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि ये हटा दूं ना, बोर्ड पर है क्या कोई? अब हम क्या करते हैं, इस सारणी को बढ़ा देते हैं। कैसे? अभी तो मैं आपको अथवा नहीं लिखना है, अभी के लिए तो लिख लो, बाद में नहीं। अब इस सारणी को कैसे बढ़ाते हैं? पहला लिखते हैं, पहला क्या लिखा होता? क्रम संख्या, ठीक है। दूसरा क्या था? कार्य का विवरण। तीसरा क्या था? अनुमानित। चौथा क्या था? धरोहर राशि। अगला क्या था? अगला क्या था? यहां तक तो राजी खुशी आपने 6 पंक्ति लिख दी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये निश्चित स्थान है, ये भी निश्चित स्थान है, इसको हम संक्षिप्त में लिखकर अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर जो आपने 4 वाक्य लिखे, ऊपर इससे पहले पहला जो पैराग्राफ था उसमें कितने वाक्य लिखे? उसमें एक ही लिखना है, तीनों की तीनों गायब कर सकते हैं आप। यदि आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है तो, यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो 2 स्थिति में हटा सकते हैं। एक तो ये कि पर्याप्त स्थान नहीं है, तब तो हटाना है, मजबूरी मजबूरी है। दूसरी मजबूरी क्या है कि साहब समय कम है, ठीक है। अगर इसको समय दूंगा तो निबंध छूट जाएगा, आधा ही लिख पाऊंगा, या इंग्लिश का पेपर छूट जाएगा। हिंदी पहले करेंगे तो इंग्लिश छूटेगी, इंग्लिश पहले करेंगे तो हिंदी छूटेगी, यही तो स्थिति होती है 4th पेपर में, यही। तो अब हमें समय बचाना है, ठीक है। अब हमें समय बचाना है, तो पहला दूसरा वाक्य आपने क्या लिखा था? देखो आप, निविदा प्राप्त करना है, सबसे पहले तो निविदा प्राप्त करने, तो यहां क्या लिखेंगे? निविदा
प्राप्त करने की तिथि, निविदा जमा कराने की तिथि, ठीक है, और निविदा खोलने की तिथि। जो आपने वहां 3 वाक्य लिखे थे वो यहां संक्षिप्त हो गए। अब आपने अपने 7 मिनट बचा लिए, ये मान के चलते, और 7 मिनट लास्ट में हम निबंध लिख रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? निबंध आप जहां से लिखना शुरू करते हैं और जहां खत्म करते हैं, खुद हस्तलेख नहीं पहचान पाते कि ये मैंने ही लिखा है क्या। वास्तविकता यही होती है। यहाँ इतनी स्पीड हो जाती है हमारी कि जितनी भी ट्रेन इंडिया में चलती हैं वो सब कुछ नहीं है हमारे आगे। ये स्पीड हमारी हो जाए तो 7 मिनट हमको मिल जाएंगे, तो हम 2 3 4 5 पैराग्राफ लिख चुके होंगे उसमें। ये स्थिति होगी तो वहाँ काम आएगा। ये हो गया। अब क्रम संख्या 1, सड़क बनवाई हमने 5 किलोमीटर, मैं हिंदी में लिख देना है ना, ठीक है। अनुमानित आपने लगाया, ठीक है, 70,000, ठीक है। निविदा शुल्क 500 रुपये, 5 माह। निविदा प्राप्त करने की तिथि कोई भी आप लिख दो, ठीक है, 8 मार्च 2022। निविदा जमा कराने की तिथि 18 मार्च 2022। निविदा खोलने की तिथि 28 मार्च 2022। अब आपने 3 पंक्तियां बचा ली, 3 वाक्य आपने बचा लिए, तो उनको लिखने का समय बचा आपके पास। सारणी की चौड़ाई तो वही है, ये हमने संक्षिप्त में लिख दिया बस। जो हमने वहाँ डिटेल से लिखा था, कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, कार्य अवधि, अब इनको हमने क्या किया, संक्षिप्त में किया और दूसरी सारणी ये बना दी हमने, ठीक है। अब दूसरा काम है तो वो दूसरा भी लिख दिया, तीसरा है तो तीसरा लिख दिया। समय का अभाव है, कार्य की कोई चर्चा नहीं की गई। सड़क की निर्माण करानी तो एक ही सड़क निर्माण कराएंगे, दूसरी क्यों लिखेंगे? एक ही सड़क बनवानी है, ठीक है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक कोई भी दूरी कहीं भी आप ले सकते हैं। जो आप अपने गांव का नाम, पड़ोसी के गांव का नाम, यहाँ सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है तो कहीं भी पुल बनवा देना, आपकी इच्छा, 2 जगह ले लेना, यहाँ से यहाँ तक, बस, ठीक है। अब पुल की जो लंबाई है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, यहाँ तक सीमित रह जाना है ना। कहीं आप कर दे 15 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया फिर थोड़ी सी, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपने क्या किया, दूसरी सारणी तैयार की। या तो आप पहली वाली सारणी लिखेंगे या दूसरी वाली, ये भी अथवा करके उतार के छोड़ दो, अथवा करो, उतारो और छोड़ दो।
ठेकेदार। हो गया? लिखेंगे आगे, प्रश्न जब आएगा तब लिखेंगे। तीसरा पैराग्राफ लिखें फिर। तीसरे में लिखेंगे शर्तें। तीसरा शर्तें, कहीं से भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब शर्तें भी निश्चित हैं। शर्तें पहले लिखेंगे, बिना कारण बताए, बिना कारण बताए क्या हो गया? जरूरी नहीं, वो तो हमको अगली तिथि नहीं लिखनी पड़े इसलिए वो लिख दिया हमने इसी दिनांक, है ना। लिखेंगे, बिना कारण बताए निविदा को, बिना कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण परिवर्तन, निविदा को आंशिक या पूर्ण परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अदो हस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है। पूर्ण अधिकार अदो हस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है। पहली शर्त, ठीक है, यानी निविदा को निरस्त तक किया जा सकता है बिना कारण बताए, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी स्थिति में। दूसरा, किसी कारणवश, दूसरी शर्त दूसरी पंक्ति में, ये पहला हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे क्रम चलेंगे अब, है ना। दूसरा लिखेंगे, किसी कारणवश निविदा विक्रय, किसी कारणवश निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने, ऑब्लिक करके लिखेंगे, निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने की तिथियों की, खोलने की तिथियों की अवकाश की स्थिति में, खोलने की तिथियों की अवकाश की स्थिति में, अवकाश की स्थिति में निविदा विक्रय, निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने, निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने की तिथि, निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने की तिथि अगले कार्य दिवस, अगले
कार्य दिवस में रहेगी। किसी कारणवश कोई राजकीय अवकाश आ जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो उसको जो खोलने की प्राप्त करने की तिथि थी वह अगले कार्य दिवस में मानी जाएगी। ठीक है। अगला तीसरा, धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी से ही स्वीकार की जाएगी। यहाँ डीडी ही बनवा कर दिया जाता है। इसमें आप चेक नहीं दे सकते, कैश नहीं दे सकते। पहले कैश भी दे दिया करते थे, अब कैश को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है। चेक तो कभी चलते ही नहीं थे, तो पहले कैश भी हो जाता था, अब डीडी। ठीक है। अगला, अब डीडी लिख दो, काम हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, से ही स्वीकार की जाएगी। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चलेगा। पत्र में, निबंध में आप इंग्लिश के शब्दों का, अन्य भाषा के शब्दों का, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे। अगला, पत्र द्वारा प्राप्त, पत्र द्वारा प्राप्त या पत्र द्वारा प्राप्त या विलंब से प्राप्त, पत्र द्वारा प्राप्त या विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। पत्र द्वारा प्राप्त या विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। पत्र से भेजेंगे, समय निकल गया उसके बाद भेजेंगे तो नहीं। ठीक है। अगला, सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। सशर्त निविदाएं सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। अगला, संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व, संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व वैध पंजीकृत संविदा धारक होने का, वैध पंजीकृत संविदा धारक होने का मूल प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। मूल प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। वैध पंजीकृत संविदा धारक होने का मूल प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यानी जैसे ही आप काम शुरू करेंगे उससे पहले आपको अपना लाइसेंस वहाँ जमा करवाना होगा। ठीक है। और ओरिजिनल लाइसेंस होता है, मूल कॉपी होती है, प्रतिलिपि नहीं चलती। ठीक है। फोटोकॉपी कराकर आपने दी वह नहीं, मूल प्रमाण पत्र ही वहाँ पर जमा होता है। अगला, कार्य अपूर्ण छोड़ने पर, कार्य अपूर्ण छोड़ने पर, अगला लिखेंगे सातवां बिंदु है ना, कार्य अपूर्ण छोड़ने पर, अधूरा छोड़ने पर। ठीक है। कार्य अपूर्ण छोड़ने पर या कार्य समाप्ति अवधि में, या कार्य समाप्ति अवधि में विलंब होने की स्थिति में, विलंब होने की स्थिति में संवेदक द्वारा, विलंब होने की स्थिति में संवेदक द्वारा जमा धरोहर राशि, संवेदक द्वारा जमा धरोहर राशि
जब्त कर ली जाती है, जब्त कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अगला, किसी भी न्यायिक विभाग का कार्यक्षेत्र, किसी भी न्यायिक विभाग का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय परिसर होगा। किसी भी न्यायिक विभाग का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय परिसर होगा। ठीक है, यदि कोई विवाद होता है, केस होता है, तो जिस जिले में निविदा पारित हुई है उसी जिले में ही केस होगा, ये नहीं कहीं भी उठाकर आप ले गए। ठीक है, हस्ताक्षर, नाम पद, हस्ताक्षर नाम पद। ये प्रारूप है, और निविदा में आपसे प्रारूप भी पूछा जा सकता है, और किसी पत्र में तो नहीं, लेकिन निविदा में प्रारूप पूछा जा सकता है। प्रारूप में ये सब कुछ लिखना है जो अभी आपने लिखा है। अब बताओ पत्र में बचा ही क्या है? निविदा में क्या बचा? सिर्फ 4 रिक्त स्थान बचे, जिसमें पहले रिक्त स्थान पर तो कार्यालय का नाम आ जाएगा, दूसरे पर कार्य का नाम आ जाएगा, बाकी दोनों में रिक्त स्थान वो दिनांक आ जाएगा, बाकी के दोनों में दिनांक आ जाएगा। यही तो था, बाकी का यथावत। अब कार्य का विवरण जो था, ठीक है, सड़क बनवानी थी, पुल बनवानी थे, फर्नीचर बनवाना था, क्या करना था, प्रश्न के अनुसार आएगा और हो जाएगा। तो यहाँ आपसे निविदा का प्रारूप भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रारूप में भी सब कुछ आता है जो प्रश्न में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न तैयार करें। अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर की ओर से जयपुर की ओर से सड़क निर्माण हेतु एक निविदा पारित कीजिए। सड़क निर्माण हेतु एक निविदा पारित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, अब आप यहाँ से पत्र लिखा जाएगा, सड़क निर्माण के लिए लिखा जाएगा, बाकी का सब कुछ यथावत रहेगा, बाकी का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, सब कुछ यथावत लिखना होता है। एक मैं लिखा देता हूँ, एक आपसे लिखवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको होमवर्क, देखो हम लिख पाते हैं या नहीं। लिखो, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार कार्यालय
अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक, कोई भी संख्या काल्पनिक है। दिनांक, निविदा, लिखेंगे। यहां तक हो गया। राज्यपाल महोदय की, ये यहां तक निविदा। फिर नया पैराग्राफ जहां से आप शुरू करते हैं वहां लिखेंगे। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर, राज्यपाल महोदय की, जी यहाँ से जहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होता है, ठीक है। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय, कार्यालय अल्पविराम, अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता अल्पविराम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग अल्पविराम, जयपुर। कोष्टक में के अधीन, कोष्टक में के अधीन, की ओर से, की ओर से सड़क निर्माण कार्य हेतु, की ओर से सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा, सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत, पंजीकृत ए श्रेणी के, पंजीकृत ए श्रेणी के ठेकेदारों से, ठेकेदारों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लाइसेंस में भी श्रेणियां हुआ करती हैं, ठीक है। पहला वाक्य आपने लिखा है, तो हमने जो प्रारूप में पहला वाक्य लिखा उसमें अब कार्यालय का नाम आ गया, कार्य का नाम आ गया, बाकी का यथावत है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इसी पंक्ति में, निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर
निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक अब आप लिख दो 13 मार्च 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकेगा। ये आपका दूसरा वाक्य यथावत है, उसमें सिर्फ हमने दिनांक लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। अगला लिखेंगे, निविदा प्रपत्र को पूर्ण प्रविष्टियों सहित भरकर पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित भरकर पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि क्या लिखेंगे? 23 कर दो। 23 मार्च 2022 दोपहर 2 बजे तक होगी। दोपहर 2 बजे तक होगी। तीसरा वाक्य यथावत है। पूर्ण प्रविष्टि वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा कराने की तिथि इतने बजे, इतने तारीख को इतने बजे तक होगी। हो गया। अगला लिखेंगे, निविदा ऐसे लिखो, निविदा खोलने की तिथि इसी शाम 5 बजे अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय परिसर में होगी। कार्यालय परिसर में होगी। ये 4 वाक्य आपको यथावत लिखने, प्रत्येक स्थिति में लिखने। ठीक है, 4 वाक्य आप प्रत्येक स्थिति में ये लिखेंगे। अब ऐसा मत करना एक ही लिखा 3 की लगे छोड़ी सारणी में बना देंगे। ये तो विकल्प है, ये विकल्प है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार एक नियम निर्धारित करती है कि इतने अंक लाना अनिवार्य है। कई भर्तियों में रखती है ना पास मार्किंग, 40% अंक होंगे तो, है ना। अब पूरे नहीं होते तो फिर सरकार विकल्प ढूंढती है, अगर वह चाहती है तो। नहीं तो सीट वैकेंट भी रख सकती है, अगली वैकेंसी में पूर्ति कर लेंगे। अगर वह चाहे तो साहब पूर्ति नहीं हुई तो 37% वाले आ जाओ, ये उसके पास विकल्प है। तो हमारे पास दूसरा विकल्प तब है जब हमारे पास स्थान का अभाव है। ठीक है, और ये तभी याद रहेगा जब आप चारों वाक्य हर बार लिखेंगे, तब आपको समय का भी पता चलेगा कि इतना समय बच रहा है। यदि आपने तैयारी एक वाक्य वाला किया, 3 वाले सारणी में छोड़ दिए, तो फिर आपको समय का पता नहीं चलेगा। फिर आपको समय का पता नहीं चलेगा कि हमको 5 मिनट बचे या 7 मिनट बचे, जो हमारे निबंध में काम आएंगे।
ठीक है। दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, कार्य का विवरण निम्न प्रकार है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है। क्रम संख्या, कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और कार्य अवधि। अब आप कोई गांव का नाम लिखेंगे, जो आपके गांव का नाम है, पड़ोसी के गांव का नाम है, वह कोई भी लिख दो। अपने गांव का नाम लिखेंगे, पड़ोसी के फिर पड़ोस में जो गांव है उस गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी गांव का नाम। गांव का नाम हम पता ही नहीं, हम तो सब शहर में रहते हैं, कॉलोनी का नाम लिख दो। रिद्धि सिद्धि चौराहे से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक सड़क निर्माण 5 किलोमीटर। अब यहाँ ए बी सी डी ये मत लिखना, ऐसे बे तक ये मत लिखना। प्रश्न में, प्रारूप में तो आप ए और बी लिख दोगे चलेगा, ए और बे लिख दोगे चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न में आपको यहाँ नाम लिखने, कोई भी नाम काल्पनिक, ठीक है। महेश नगर फाटक से फिर ले आओ आप गुजर की थड़ी तक। आप शहर में ही रह रहे हैं तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, भगत सिंह चौराहे से बिजलीगढ़ चौराहे तक, जो भी चौराहे आपको याद हैं, जो स्थान आपको याद हैं, वह कोई भी, ठीक है। अनुमानित लागत उतनी ही निकालना जितने का, ठीक है। अब 5 लाख मत लिख देना, 5 लाख में सड़क नहीं बनती है ना। किलोमीटर, हाँ, दूरी तो निर्धारित होती है, सड़क की दूरी निर्धारित होती है, ऐसे नहीं आप तो बना हम कहें से हमारा गांव तो वहाँ तक है ना। फिर एक तो कहें जयपुर, एक तो जयपुर शहर हो गया, एक जयपुर की जिले की परिधि हो गई पूरे की, तो फिर तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए किलोमीटर निर्धारित है। काम जो होता है वह नापतोल से ही होता है, काम जो होता है वह नापतोल से ही होता है, ठीक है। अब 500 रुपये कार्य अवधि यथावत आपने लिख दी। अब दूसरी बात, यदि हमारे पास पर्याप्त समय है तो, प्रश्न में वर्णन है तो दूसरा लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है, काम खत्म। एक ही सड़क बनानी थी, उसमें सड़क निर्माण लिखा है बस, ठीक है। और उसमें 2 चीजें आ गई कि आपको मृत पशुओं की हड्डी उठवाने का ठेका देना है, होर्डिंग लगवानी है। निविदा में तो यही आते हैं, निविदा में तो ये थे, मृत पशु जो हैं इस क्षेत्र में उनकी हड्डियों का इकट्ठा करना है, उठा के ले जाना है और होर्डिंग्स लगवाने हैं, तो उनके लिए भी तो निविदाएं पारित होंगी। तो फिर आपके 2 काम हो गए, प्रश्न अनुसार प्रश्न में ही दे रखा है, और जब नहीं दे रखा सिर्फ सड़क बनवानी है तो बनवाई साहब, इतना ही बजट था, यही हो गया। तो यहाँ आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। नीचे शर्तें, नीचे शर्तें,
अब शर्त भी आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर स्थान का अभाव रहता है तो 8 में से 5 कर दो, 4 कर दो, जो आपको आसानी से याद रह जाएं। ठीक है, पर पहली वाली मत उठाना जो इसमें लिखा है, बिना कारण बताए। कहीं तुमने यही गायब कर दी तो गड़बड़ है। ठीक है, बिना कारण बताए ये जरूर रखनी है। ठीक है, अंतिम जरूर रखनी है। कोई विवाद हो गया तो न्यायालय परिसर, जिला न्यायालय परिसर ही होगा, ये याद रखना। ये वाली तो आपको यार, बाकी के बीच में से आप गायब करते चलो, हटाते चलो। कि निविदा खोलने प्राप्त करने की तिथि वाली हो गई गायब, जरूरत नहीं थी। धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, हटा दो, जरूरत नहीं थी। ठीक है, बाकी के 4 5 जितनी अगर स्थान का अभाव रहता है तो वह आप लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिखा दूं, लिखेंगे शर्तें, शर्तें आवश्यकता अनुसार प्रारूप में देखें। अरे अभी तो लिख सकते हैं ना, आवश्यकता अनुसार प्रारूप में देखें। एग्जाम हॉल में ये पंक्ति नहीं लिखनी, एग्जाम हॉल में शर्तें लिखनी। अभी तो इतना लिखो, छोड़ दो, क्योंकि ऊपर आपके पास लिखी हुई हैं। आवश्यकता अनुसार प्रारूप में देखें, लेकिन एग्जाम हॉल में लिखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप प्रारूप का अगर वर्णन करते हैं तो पहले आपको प्रारूप लिखना पड़ेगा पूरा, तभी तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ प्रारूप का वर्णन नहीं करेंगे तो यहाँ हमको लिखनी ही पड़ेंगी फिर। ठीक है, हस्ताक्षर, के, खे, गे। अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। जगह अभाव है, कम का तो लिख देना, नहीं है तो पूरा ही लिखना है, पूरा ही लिखना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, ये तब लिखना है स्थान का अभाव विशेष रह जाता है, तो आप ये लिख के भी अपना काम चला सकते हैं। तो काम नहीं चलाना हमको। ठीक है, ये आपका एक निविदा तैयार हो गई। अब मैं एक प्रश्न लिखाऊंगा जिसे आप घर से लिख कर लाएंगे, और इस बार मैं कॉपी किसी की भी कि हाँ क्या लिख, जितना कोशिश क्या करनी है, 1 बार 2 बार आवश्यकता अनुसार 3 बार इसे ध्यान से पढ़ लेना, फिर कोशिश करना बिना देखे लिखें। 2 बार तो अभी लिख लिया, 2 बार 3 बार और पढ़ लेंगे तो फिर बिना देखे लिखने का प्रयास। गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रुटियां होंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सुधारने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारे द्वारा जो लिखा जा रहा है उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो आप कोशिश करना खुद ही लिख कर लाएं। ठीक है, प्रश्न लिखेंगे, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर की ओर से न्यायालय कार्यालय एवं न्यायालय के उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु क्रय करने हेतु
खरीदने हेतु एक निविदा पारित कीजिए। एक निविदा पारित कीजिए। ये आपका है होमवर्क, गृह कार्य, जिसे आप घर से कर कर लाएंगे। ठीक है, कोशिश करना सब लिखें, कोशिश करना सब लिखें। और संक्षेपण में कहाँ पहुंच गए थे? रूप तत्व संस्कृति हो गया था ना, 10वें पर आओ। अवतरण को यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो अंतिम पंक्ति पर पहुंचते पहुंचते शीर्षक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिले। बहुत सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना पड़ोसी की सहायता के, बिना पड़ोसी की सहायता के, पहला शीर्षक गलत, दूसरा भी गलत। गड़बड़ा गया, अगला तो बाद में देखूं, अभी तो पहले इसी की चर्चा करें। ये देना पड़े पीछे। थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो गई शीर्षक में। बाकी का अब संक्षेपण कुछ हद तक ठीक है। ये इसकी भी यही स्थिति है। अशुद्धियां चल रही हैं लिखने समय। ठीक है, बाकी का सही लिखा है। क्या देखूं? हाँ आया है शीर्षक कुछ हद तक, लिखते चलो। कुछ हद तक और पढ़ो, दोबारा देख निकल के आए तो। एक दो बार पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, नहीं दोबारा पढ़ो। नहीं दिखा मेरे को ढंग से। मैंने कहा अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो अंतिम पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते शीर्षक मिल जाएगा, यानी शुरू की पंक्तियों में इसका शीर्षक नहीं है। ठीक है, अभी देखो लिखने पे काम चलेगा। ठीक है, कुछ हद तक पूरा लिखो।
कोशिश करते रहो। देखो इनका उत्तर लिखकर भी आपको दिया जा सकता था, है ना। इनका उत्तर लिखकर आपको दिया जा सकता था, जैसे पन्ने मिले नीचे संक्षेपण लिखकर दे दिया, पढ़ते रहना। एक के लिए हम 15 मिनट दे रहे हैं। सावधानी पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बैच कौन सा है? C5 कहाँ से आ गया? किसी कॉपी थी कि मेरे पास? सामान्य कार्यालय पत्र लिखा जिसने, थी किसी की? नाम नहीं है इसमें कोई, बाकी का सही लिखा था इसमें, कुछ अशुद्धियाँ हैं। है कोई? आपसी वार्ता नहीं, गड़बड़ाहट है। आपने भी शीर्षक ही निकाला है। आ गया शीर्षक तो। हो गया? आओ बोर्ड पर। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अंतिम पंक्ति तक पहुंचेंगे, शीर्षक आएगा ही। कुछ अवतरण ऐसे होते हैं जिनमें शीर्षक नहीं होते, वो हमको बनाने पड़ते हैं भाव लेकर। इसमें तो शीर्षक है, इस अवतरण में तो शीर्षक है, लेकिन ये नहीं शुरू की पंक्तियों में। जैसे हमने पढ़ा जल ही जीवन है, उसकी तो शुरुआत में ही शीर्षक हमको मिल गया था, पहली पंक्ति में ही शीर्षक, पहला वाक्य ही शीर्षक मिल गया था। लेकिन यहाँ ये स्थिति नहीं है। यहाँ इसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, अवतरण में क्या हो रहा है, क्या बताया गया है, क्या समाधान निकाला गया है। ये बोर्ड पर सभी अधिकारीगण, आज जीवन मोटे तौर से जैविक चौकट में ही बंद होकर रह गया है। आत्मिक शक्ति के पूर्ण विकास की समझ धूमिल हो गई है। ठीक है, चारों ओर भोग वृत्ति और हिंसा का खतरा अधिक अधिक बढ़ गया है। पहले के बीहड़ सघन विकट जंगल आज कट रहे हैं, उनकी जगह सूक्ष्म हिंसा, भय, द्वेष, लोभ, कलह और होड़ के नए घने और भयावने डरा देने वाले जंगल हर मन के भीतर उग रहे हैं। ठीक है, सामान्य स्थिति पहले ये थी, अब ये हो गई है। ठीक, आज पहाड़ों, घाटियों, नदियों और खाइयों को पाटकर विशाल राजपथ निर्मित हो रहे हैं। जो जंगल थे, पहाड़ियाँ थी, उन सबको काटकर राजपथ बन, साफ सुथरी लंबी चौड़ी सड़कें बन गई, जिन पर भारी भरकम वाहन दौड़ते हैं, भीड़ गुजरती है। संरक्षण का भाव नहीं, भक्षण का भय है। सुरक्षा की जगह
मरने का भाव ज़्यादा है आज की स्थिति को देखकर। हृदय का अनुराग नहीं, युद्ध की आग है। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं, लड़ने का भाव है। क्षणिक प्राणी क्षणिक हो गया, क्षण भर में उसको गुस्सा आ जाता है, क्षण भर में समाप्त। ठीक है। ऐसे कठिन समय में जीवन की पगडंडियों ऐसे कठिन समय में जीवन की पगडंडियों की तलाश आवश्यक है। तो सटीक शीर्षक आ गया आपका। ठीक है, आओ बोर्ड पर। पगडंडी सीधा, छोटा और सरल मार्ग है। ठीक है। सघन, भयंकर, कटीले, अंधेरे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में एक तेजस्वी सूक्ष्म ज्योति रेखा है। यह पगडंडी कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही निहित है। आज का जीवन रेखा आज की जीवन रेखा क्या कहती है? पगडंडियों का रास्ता अपनाओ। कौन क्या कर रहा है वह भूल जाओ, कि हाँ अपना काम निकला, चुपचाप हम आ गए। किस रास्ते का इस्तेमाल किया, किस राजमार्ग पर गए, कहीं जाए नहीं। आज विकास कार्यों के साथ साथ विनाश कार्य भी हो रहे हैं। इसमें यह बताया विकास हो रहे हैं पर विनाश भी साथ साथ चल रहा है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें पगडंडियों के रास्ते की आवश्यक है, पगडंडियों के तलाश करने की आवश्यकता है। तो पहला शीर्षक निकला आपका पगडंडियों की तलाश। दूसरा पगडंडियों का रास्ता। क्या है? ठीक है, संक्षेपण। आज जीवन की परिभाषा सीमित हो गई है। पूरे अवतरण का सार एक पंक्ति में दिया इसमें। आज जीवन की परिभाषा सीमित हो गई है। इन सबको छोड़कर पगडंडियों के रास्ते पर आ गए तो ये सीमित है। आज जीवन की परिभाषा सीमित हो गई है। पूर्ण ब्रह्म लिखेंगे। भोग वृत्ति हिंसा, भोग वृत्ति हिंसा, भय, द्वेष, लोभ आदि बढ़ रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, यही तो लिखना है। किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं लिखना। तो ये भय हमारे अंदर किसके द्वारा आ रहा है, हिंसा हमारे अंदर किसके द्वारा ये, तो क्या हुआ ये तो लिखना है ना। अब किसके द्वारा हो रहे हैं, वे हटाने। तो वे हटाने, तो जो हो रहा है वह तो प्रदर्शित कर, यही तो कहा मैंने शुरू से। जो हो रहा है वह लिखना है, जिसके द्वारा हो रहा है वह हटाना है। ठीक है, देखें। विकास कार्यों के साथ साथ विनाश कार्य भी हो रहे हैं। विकास कार्यों के साथ साथ विनाश कार्य भी हो रहे हैं। विकास हो रहा है लेकिन विनाश के कार्य भी हो रहे हैं। जीवन को आगे लिखेंगे इसी में। जीवन को सुंदर बनाना है तो मानव अंतःकरण को सरल बनाना होगा। मानव अंतःकरण को सरल बनाना होगा, यानी ये पगडंडियाँ कहाँ हैं, अपने भीतर। तो अपने अंतःकरण को सरल बनाना होगा, सब ठीक ठाक होता हुआ चला जाएगा। 10 अंक पूरे हो जाते हैं। इतना सा लिखना होता है, 10 अंक समाप्त। ठीक है, आ जाओ अगले पर। पहले ये सरल सा है, इसका आप आसानी से शीर्षक निकाल सकते हैं।
सही है। सही लिखा है। ये सही लिखा है। ये आसान सा है, ये सरल सा है। इसमें भी यदि आप पड़ोसी की कॉपी देखते हैं तो देशद्रोह के बराबर अपराध माना जाएगा। अच्छा ये बढ़िया लिखा है। पुरुष में छोटे ऊ की मात्रा आती है। एक उदाहरण लिख दिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ाहट हुई है, ठीक है। और जो अवतरण में दे रखा है वो नीचे के दोनों वाक्य गड़बड़ाहट हो गए, बाकी का सही है। किसके? आपकी बिंदी खिसक जाती है। ये भंडार लगा तो बहके ऊपर ही। प्रज्वलित में एक ही जय आता है। हम वैसे लिखा सही कुछ है ना। आप अपना लिखो, उसको छोड़ दो। इसका सेंटर बीकानेर, तेरा जोधपुर। मेंस की बता रहा हूँ मैं। काट दिया कि लिखा हुआ है? फिर वाक्य पूरा कैसे हुआ? हाँ वैसे सही लिखा। बिना वार्ता के, आपसी वार्ता नहीं, अधिकारीगण कुछ बात कर रहे हैं, आप लिखो, ऐसे थोड़ी। लिखते रहो, ऐसे मत बैठो। ऐसे बैठना होता तो गांव में अच्छे बैठे थे हम। जयपुर आके भी वही काम करें जो गांव में कर सकते थे। दोनों शीर्षक बढ़िया हैं।
बढ़िया लिखा है, पर थोड़ी सी गड़बड़ाहट क्या की है इसमें, समझाने का प्रयास किया है ना, बाकी का अच्छा लिखा है। देखो ये पंक्ति जो नकारात्मक है ना, ये हटा देना। दो वाक्य नकारात्मक लिख दिए, नकारात्मक भाव हटाने होते हैं, है ना, ये आता है। बाकी का सही है, शीर्षक अच्छा निकाला है। पुरुष में छोटे ऊ की मात्रा आती है। सही लिखा है, एक पंक्ति गड़बड़ाई बस, दूसरी वाली। सही लिखा है, किसके? सरल सा है ये, आसान सा है, 2 3 4 के बाद एक आसान सा आया था, तो यहाँ लगभग सबका सही चल रहा है। चलो मैं इसकी चर्चा करूँगा। वो शीर्षक गड़बड़ा गया थोड़ा सा। सही है, आओ बोर्ड पर एक बार चर्चा करें। अभी एक बार फिर देखता हूँ, है ना, फिर देखूंगा। भारतीय नारी किसकी चर्चा हो रही है? तो पहले तो ये शीर्षक आ गया आपके पास, भारतीय नारी। अब विशेषताएं क्या है उसकी? न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा की सजीव मूर्ति है, ये उसकी विशेषताएं। ठीक है, जीवन के सुख दुख छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, इन गुणों के कारण अर्धांगिनी कहलाती है। घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी कहलाती है। ठीक है, श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। तो ये इनके गुण प्रदर्शित किए गए हैं। अब ऐसा वाक्य निकालना है कि सब गुण समाहित हो जाएं और ये नाम भी आ जाएं। ऐसा वाक्य हमको तैयार करना है जिसमें गुण भी आएँ और इनकी संज्ञा भी आ जाए। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की कि पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। नारी ने भोग, स्वार्थ और भोग लिप्सा को छोड़कर आत्म बलिदान, खुद का बलिदान दिया है। इसकी ऐसी ज्योति जलाई कि पुरुष ने भी अपना आश्रय यहाँ ढूंढा है। ठीक है, वह उनके लिए भी मतलब ये प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी शक्ति के सामने यमराज को भी हारना पड़ा। ठीक है, हाँ, बात गलत तो लिखते ही क्यों हैं, सही है तो ही तो लिखी हुई है। अब सती, सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तेजस्विनी, उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत है। तो ये क्या है? उदाहरण। ठीक है, पुरुष चेतना और जागरण का संदेश देते हैं। नारी सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित होता है, नारी का सम्मान करके। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो अब पहला तो आपका शीर्षक ये निकला, लेकिन इससे भी सटीक शीर्षक और हो सकता है इसका, और वह है नारी शक्ति। इससे भी सटीक। ठीक है, नारी शक्ति, तो उसकी शक्तियों का यहाँ पर बखान किया गया है। ठीक है, तो 2 शीर्षक पहला निकालेंगे आप नारी शक्ति, दूसरा भारतीय नारी। पहला नारी शक्ति, दूसरा भारतीय नारी। अब लिखेंगे संक्षेपण। संक्षेपण लिखेंगे त्याग, बलिदान, त्याग, बलिदान, सेवा,
न्याय, त्याग, बलिदान, सेवा, न्याय तथा शक्ति धारिणी नारी को, शक्ति धारिणी नारी को अर्धांगिनी, लक्ष्मी, अर्धांगिनी, लक्ष्मी तथा देवी के रूप में जाना जाता है। अब देखो, गुणों की भी व्याख्या हो गई और वे संज्ञाएं भी आ गई। तो ये गुण यहाँ एक साथ दिखा दिए और ये नाम एक साथ आ गए यहाँ पर, ये नाम एक साथ आ गए यहाँ। ठीक है, गुण भी प्रदर्शित किए और उन गुणों के कारण किन नामों से जाना गया वे भी यहाँ पर आ गए। पूर्ण विराम। आत्म बलिदान के बल पर, आत्म बलिदान के बल पर यमराज को हराने वाली नारी, आत्म बलिदान के बल पर यमराज को हराने वाली नारी पुरुष के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है, पुरुष के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। क्या हो गया? ये विशेषता है नारी की। विशेषता क्या है? यमराज को भी पराजित कर दिया ऐसी नारी। तो ये क्या है? अब यमराज को पराजित किसने किया उसका नाम आया तो उदाहरण आया, तो उदाहरण, ये तो विशेषता है। ठीक है, आत्म बलिदान के बल पर यमराज को हराने वाली नारी पुरुष के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। पूर्ण विराम। भारतीय संस्कृति में नारी को, भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के समान पूज्य माना गया है। ये जो आया, ये अंतिम पंक्ति जो आई, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के समान पूज्य माना गया है। 10 अंक पूरे होते हैं। अगला आ जाओ। शीर्षक निकालना पड़ेगा, शीर्षक निकालना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों शीर्षक आपने लिखे सही थे। हाँ, ये सही लिखा है आपने। अब ये पंख शब्द हम हटा सकते थे, भोग लिप्सा आदि को त्याग कर, सीधा आत्म बलिदान के कारण, है ना, तो ये सही हो जाता। ये नहीं लिखना हमको। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका मतलब और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य उदाहरण हम दे रहे हैं, है ना। इसमें जो था उसको सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करना है, ये गड़बड़ है ना। बाकी का सही है। अगले पर आओ। अच्छा, नारी वाला ही देखना है ना। लिखा सही है, पर ये दूसरा वाक्य जैसे नारी अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है, बाकी संज्ञाएं और भी आई हैं, वो सब हमने छोड़ दी, है ना। बाकी सही है। शीर्षक थोड़ा बड़ा हो गया, ये बेटा पीछे देना। पहला शीर्षक सही है, बाकी के गड़बड़ आ गए।
बाकी लिखा सही है, बढ़िया है। सही लिखा है। पहली बार ही सुन लिया था, सही था। शक्ति की जगह कार्य कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सही लगी। आपसी वार्ता नहीं, पीछे आपस में चर्चा नहीं। हम बातें कर रहे हैं मतलब हम लिख नहीं रहे, हमने कुछ नहीं लिखा, कुछ शीर्षक नहीं निकाला, ये इसका सीधा सा अर्थ। शीर्षक गड़बड़ा गया। हाँ बाकी लिखा सही है। शीर्षक गड़बड़ा गया। लिखा सही है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया शीर्षक।
मैं कुछ हद तक ये सही है, पहला वाक्य ही गड़बड़ा गया थोड़ा सा, है ना, समझाने का प्रयास किया था। कर्तनिक कराता है। क्या लिखा मैं? नहीं, आओ बोर्ड पर, हो गया। सटीक शीर्षक यदि आपने निकाला तो साहित्यकार की कसौटी। साहित्यकार का कर्तव्य। कला हुनरों तक कसौटी परीक्षा होती है। उसकी परीक्षा है क्या करवाना है उसको, है ना। अच्छा, क्या लिखा था? हाँ, साहित्यकार के कार्य कर्तव्य दोनों का मतलब एक है, सही है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं सौंदर्य आनंद। सौंदर्य आनंद, पहला निकलेगा आपका शीर्षक साहित्यकार की कसौटी। साहित्यकार की कसौटी। दूसरा साहित्यकार का कर्तव्य या कार्य, ठीक है, कर्तव्य। तीसरा सौंदर्य आनंद। सौंदर्य आनंद। अब देखो अवतरण में क्या कहा गया है, साहित्यकार का कार्य है, ये ना पहली पंक्ति में, सौंदर्य अंकन द्वारा। सौंदर्य अंकन, ठीक है। तो सौंदर्य का आनंद हमने लिखा था, अंकन द्वारा बाह्य जगत के साथ, बाह्य जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है के साथ मानव का तादात्म्य स्थापित कराकर आत्म प्रसार द्वारा उसे आनंद उपलब्धि कराना। करना नहीं, कराना। अब कराएगा, यही उसकी परीक्षा है। साहित्य दो स्थिति है, एक तो ऐसा साहित्य हम पढ़ने बैठ गए, 2 4 5 10 20 पंक्तियां पढ़ी, हटा फेंक देता हूँ। दूसरा ऐसा, एक ऐसी अनुभूति होती चली जाती कि पढ़ो, जैसे उपन्यास पढ़ते हैं, देखने में तो ऐसा बुरा लगता है, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा इसको, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर जैसे मोबाइल में व्यस्त होते हैं ऐसे ही उसमें व्यस्त होते चले जाते, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया और कब कितना हमने पढ़ लिया। ये साहित्यकार की ही रचना है, ठीक है। जो कलाकार भावात्मक ऐक्य स्थापित करने में समर्थ होगा वह उतना ही अधिक आत्म प्रसार, आत्म प्राप्त करने और कराने में समर्थ होगा। हर बार ये शब्द आ रहे हैं, देखो। यही कलाकार की महत्ता की कसौटी है, यही कलाकार की, साहित्यकार की कसौटी बोलते हैं परीक्षा को, ठीक है। साहित्य वस्तुतः कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है, अपने अंदर जो आध्यात्मिक भावना है उसको व्यक्त करना है। सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करना है, साहित्यकार के कार्य बताए जा रहे हैं, कर्तव्य। सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करना है। अखिल ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यास चेतना सत्ता के 3 गुण सत चित आनंद बताए गए हैं। विद्वान सुख को आनंद का पर्याय मानते हैं, सुख को आनंद का पर्याय मानते हैं, जबकि क्या है, सुख और दुख एक ही अनुभूति के परिस्थिति भेद से भिन्नता धारण करने वाले दो पक्ष हैं। सुख की अनुभूति तभी की जा सकती है जब हमने दुख झेले, ठीक है। दुख के बाद सुख की प्राप्ति ही सुख की सच्ची अनुभूति देती है, ठीक है। राम बहुत अच्छा था, ये हमको तब पता लगता है जब रावण की बुराइयां हमारे सामने आ जाती हैं, नहीं तो पता ही नहीं कि वह अच्छा क्या, अच्छा है क्या, ये तब पता चलेगा जब बुराई आई। तो सुख क्या है, पहले दुख की अनुभूति उसके बाद सुख की, इसलिए दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक। शीर्षक आप लिख चुके हैं, संक्षेपण लिखेंगे। संक्षेपण, साहित्यकार का कार्य, साहित्यकार का कार्य सौंदर्य अंकन द्वारा, साहित्यकार का कार्य सौंदर्य अंकन द्वारा, अंकन को अंकन के जैसे लिखना है ना, बिंदी नहीं लगानी,
सौंदर्य अंकन द्वारा विश्व को आनंद प्रदान कराना है। विश्व को आनंद प्रदान कराना है। यहाँ आया था अखिल ब्रह्मांड। विश्व को आनंद प्रदान कराना है। पूर्ण विराम। सौंदर्य उपासना द्वारा, सौंदर्य उपासना द्वारा आध्यात्मिक सामंजस्य की स्थापना, सौंदर्य उपासना द्वारा आध्यात्मिक सामंजस्य की स्थापना साहित्यकार की, सामंजस्य की स्थापना साहित्यकार की सृजनशीलता की कसौटी है। सृजनशीलता की, सृजनशीलता की कसौटी है। पूर्ण विराम। केवल सुख को आनंद मानने वालों को, केवल सुख को आनंद मानने वालों को समझना चाहिए कि, सुख को आनंद मानने वालों को समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही, सुख और दुख दोनों ही जीवन की दो सहज अनुभूतियां हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन की दो सहज अनुभूतियां हैं। 10 अंक पूरे। कल का गृह कार्य निविदा का है। कल का गृह कार्य निविदा जो आप लिखकर लाएंगे। कवि का कर्तव्य, कवि की जगह साहित्यकार। कवि सिर्फ कविता करता है, साहित्यकार गद्य पद्य दोनों को लिखता है। ठीक है। कवि देश का रवि। ठीक है। आपने किसी भी देश की उन्नति व अवनति हमें उस देश के साहित्य को देखनी चाहिए।